बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। और आज का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के लेक्चर में हम अपने न्यूटन के सेकेंड लॉ को देखने वाले हैं। सो यस, द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज़ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब जो न्यूटन सेकेंड लॉ आता है इसमें बेसिकली हम तीन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट वन इज़ एक्सेलरेशन, देन फोर्स एंड मास। तो बेसिकली होता ये है कि हम इसमें एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप पढ़ते हैं फोर्स के साथ और मास के साथ, ठीक है। सो अभी हम बारी बारी एक्सेलरेशन को देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप है इसका फोर्स के साथ और मास के साथ। सो फर्स्ट वन हम डिस्कस कर लेते हैं, एक्सेलरेशन का जो रिलेशनशिप है वो फोर्स के साथ कैसा है। सो यस, द फर्स्ट इज फोर्स। तो फोर्स और एक्सेलरेशन, तो सबसे पहले फोर्स पर जाने से पहले आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि बेसिकली एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि एक सेकेंड के अंदर वेलोसिटी में जितना चेंज आएगा उसे हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, ठीक है। लेट्स से कि ये हमारे पास कोई बॉल है, सो इसे आपने हिट किया, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। सो जब आपने इस पर फोर्स अप्लाई की तो इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी और बाद में इसकी वेलोसिटी यहाँ पर जब मूव कर जाएगी VF पॉइंट पर, सो इसकी वेलोसिटी इस टाइम तक क्या हो जाएगी, लेट्स से कि इसकी वेलोसिटी हो जाएगी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, यहाँ पर तो वेलोसिटी चेंज हुई है, इनिशियल पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 0 थी और फाइनल पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो गई। तो इसमें एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज बेसिकली द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो यहाँ पर जो टाइम हम ले रहे हैं, लेट्स से दिस इज द इंटरवल ऑफ 1 सेकेंड। सो 1 सेकेंड के बाद जो इसकी वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, 0 से चेंज होके 10 मीटर पर सेकेंड पे चली गई। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन आएगा, जो वेलोसिटी में चेंज है, वेलोसिटी में चेंज कितना है, 0 से लेकर 10 तक। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी में जितना चेंज आ रहा होगा दैट इज बेसिकली एन एक्सेलरेशन। क्लियर। सो यहाँ पे एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब हमने एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप देखना है विद रिस्पेक्ट टू फोर्स, कि एक्सेलरेशन और फोर्स का आपस में क्या ताल्लुक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसी एग्जांपल को हम ले लेते हैं कि ये एक बॉल थी, इसे हमने यहाँ पर कम फोर्स लगाई तो इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड हो गई, ठीक है। अब इसी बॉल को हम दोबारा ले रहे हैं, ठीक है, और इस पर अब मैं ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर रही हूँ। इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या थी, 0। तो जब मैंने इस पर ज़्यादा फोर्स अप्लाई की तो ये ज़्यादा स्पीड से मूव करेगा। इसका मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी, लेट्स से दैट इज़ नाउ 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन क्या है, जो वेलोसिटी में चेंज है, अब 0 से लेकर 20 तक गई है। सो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आ गया, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब आपने यहाँ से देखा कि अगर हमने कम फोर्स लगाई तो बॉडी ने कम एक्सेलरेशन आया बॉडी का, ठीक है। और अगर हमने यहाँ पर ज़्यादा फोर्स लगाई है ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसका एक्सेलरेशन भी जो है वो क्या है, ज़्यादा आया है, ठीक है। सो यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन और फोर्स का रिलेशनशिप आ गया। तो क्या रिलेशनशिप आ रहा है फोर्स और एक्सेलरेशन का, इनका हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है, डायरेक्ट रिलेशन। तो डायरेक्ट रिलेशन क्या होता है कि अगर हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, एक क्वांटिटी के इंक्रीज करने से अगर आपकी दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज कर रही है, सो इट मीन्स दैट इज डायरेक्ट रिलेशन। और इसी तरीके से अगर आप फर्स्ट क्वांटिटी को डिक्रीज कर रहे हैं तो एज अ रिजल्ट जो आपकी सेकंड क्वांटिटी है वो भी डिक्रीज हो जाए तो वो भी क्या कहलाता है, डायरेक्ट रिलेशन। तो हमने इस केस में देखा कि अगर हम कम फोर्स अप्लाई करते हैं, दिस इज द लेस फोर्स, ठीक है। अगर हम कम फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक्सेलरेशन भी हमारे पास कम आता है, बट अगर हम ज़्यादा फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारे पास एक्सेलरेशन भी ज़्यादा आता है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि फोर्स और एक्सेलरेशन का क्या रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। फोर्स को बढ़ाने से एक्सेलरेशन भी बढ़ रहा है, फोर्स को कम करने से एक्सेलरेशन भी कम हो रहा है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन का जो सेकेंड क्वांटिटी है जिसके साथ हमें रिलेशन डिस्कस करना है दैट इज मास। अब मास के साथ भी देख लेते हैं कि इसका क्या ताल्लुक है। सो इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिखाती हूँ। लेट्स से कि ये हमारे पास ए फिगर में अगर आप देखें तो क्या है कि हमने एक फुटबॉल लिया है और उस पर फोर्स लगाई है। फुटबॉल पर जब फोर्स लगाई है तो वो इजीली मूव कर गया, ठीक है। और इसी तरीके से अगर हमारे पास बी फिगर में देखें तो अगर वही फोर्स हम इस
गाड़ी पर लगाएंगे, जो ऑब्जेक्ट है इसका साइज़ इंक्रीज़ हो गया है। आपको पता है कि फुटबॉल जो है उसका साइज़ कितना छोटा होता है, और इस एज़ कम्पेयर टू दैट अगर हम गाड़ी को देखें तो इसका साइज़ बहुत ज़्यादा होता है। इसका मतलब इसका मैस, फुटबॉल का मैस कम था और गाड़ी का मैस बहुत ज़्यादा था। सो हम सेम फोर्स लगा रहे हैं, जो हम फोर्स फुटबॉल पे लगाएंगे वही फोर्स हम गाड़ी पे लगाएंगे। तो जब हमने वही फोर्स फुटबॉल पे लगाई तो वो काफ़ी स्पीड से मूव कर गया, ठीक है। और इसी तरीके से अगर वही फोर्स हम गाड़ी के ऊपर लगाएंगे तो उसने बहुत कम डिस्टेंस कवर किया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हल्का होगा ऑब्जेक्ट या जिसका मैस कम होगा वो ज़्यादा मूव करेगा, उसका एक्सेलरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा। अगर ज़्यादा मूव करेगा तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज ज़्यादा हो रही है, और अगर वेलोसिटी चेंज ज़्यादा हो रही है तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा हो रहा है। और इसी तरीके से हैवियर ऑब्जेक्ट को मूव करना आपको पता है कि बहुत मुश्किल है। सो इस तरीके से जब इसने यही फोर्स इस गाड़ी के ऊपर लगाई तो इसका जो वेलोसिटी का चेंज आया, वेलोसिटी का चेंज जो था वो लेस आया। तो वेलोसिटी का चेंज अगर कम आ रहा है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कम आएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि अगर मैस जो है वो स्मॉलर होगा, मैस आपने देखा फुटबॉल कितना छोटा था, तो अगर मैस स्मॉलर होगा तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, हायर होगा। फोर्स लगाने से वो ज़्यादा मूव कर जाएगा। और बी केस में हमने क्या देखा, अगर हम वही फोर्स इस बड़े ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रहे हैं, बड़े ऑब्जेक्ट का मैस भी जो है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। सो हायर मैस के ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर हम वही फोर्स लगा रहे हैं तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। सो यहाँ से हमें क्या पता चला कि मैस और एक्सेलरेशन का आपस में क्या रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन अब क्या होता है कि एक क्वांटिटी को अगर हम बढ़ा रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी जो है हमारी डिक्रीज कर जाती है, मतलब कि उलट इनका रिलेशन होता है। और इसी तरीके से अगर हम फर्स्ट क्वांटिटी को डिक्रीज कर दें तो सेकंड क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। सो दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज कॉल्ड इन्वर्स रिलेशन। जो फर्स्ट क्वांटिटी का बिहेवियर होता है उसके ऑपोजिट जो बिहेवियर होगा वो दूसरी क्वांटिटी का होता है, तो वो इन्वर्स रिलेशन कहलाता है। ओके, सो अब मैं एक और एग्जांपल से आपको रिलेशनशिप समझाती हूँ एक्सेलरेशन का और मैस का, ठीक है। सो ये भी हमने फर्स्ट एग्जांपल देख लिया, अब चलते हैं हम अपनी सेकंड एग्जांपल की तरफ। सो यस, दिस इज़ द सेकंड एग्जांपल। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बच्चा है ये मैस को खींच रहा है। सो ये जो फर्स्ट वाली फिगर है इसमें 10 kg वाले मैस को खींच रहा है, और सेकंड जो फिगर है इसमें मैस डबल हो गया, 20 kg हो गया। तो अगर वो सेम फोर्स, अब फोर्स जो है वो सेम अप्लाई करनी है इस केस में भी और इस केस में भी। तो अगर हम फर्स्ट केस को देखें तो यहाँ पर जो फोर्स लग रही है इस ऑब्जेक्ट को ड्रैग करने में, इसको खींचने में, जब वो इस पर फोर्स लगाएगा तो इसकी वेलोसिटी लेट्स से कि हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड थी, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड आ गई। बट अगर हम सेकेंड केस में अपने देखें, सेकेंड केस में डिस्कस करें तो हमारे पास वेट बढ़ गया। तो अगर आपका वेट इंक्रीज हो गया और आप वही फोर्स लगा रहे हैं तो आपको खींचने में थोड़ी सी मुश्किल तो होगी। तो जब आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी तो उसमें क्या होगा कि वेलोसिटी जो है वो आपकी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। सो लेट्स से कि यहाँ पर हमारी वेलोसिटी हो गई थी 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेट बढ़ गया है। अब आपने देखा कि 10 kg के वेट को खींचना तो इजी था, बट अगर हमने वही फोर्स लगा के 20 kg के वेट को खींचना हो तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो जब आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी तो क्या होगा कि इसको मूव करते वक्त आपकी जो वेलोसिटी है वो थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। सो वेलोसिटी चेंज आ गया। अगर वेलोसिटी चेंज आ गया तो इसका मतलब हमारा एक्सेलरेशन जो है वो चेंज हो गया। सो इन दिस केस हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस केस में हमारा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो एक्सेलरेशन यहाँ पर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा हमारा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो आपने देखा कि जब मैस कम था तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या था, ज़्यादा था। मैस कम था तो एक्सेलरेशन ज़्यादा आ रहा था। और इसी तरीके से अगर हमने मैस को बढ़ा दिया है, मैस यहाँ पर आपने देखा इंक्रीज हो गया। सो मैस इंक्रीज करने से एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज कर गया है। मैस इंक्रीज करने से एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज कर गया। तो मैस और एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है दैट इज इनवर्स रिलेशन, ठीक है। सो सेकेंड लॉ पर मूव करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, क्योंकि अगर आपको इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आपको लॉ की समझ नहीं आएगी। सो दैट इज़ वाई कि मैंने अपने लेक्चर का मेजर पार्ट जो था वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने में लगाया कि एक्सेलरेशन का फोर्स और मैस के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो अब हम यहाँ पर अपने सेकेंड
लॉ ऑफ मोशन की जो स्टेटमेंट है उसे भी देख लेते हैं। सो हमारे पास क्या स्टेटमेंट आती है, व्हेन अ नेट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, जब एक नेट फोर्स बेसिकली टोटल फोर्स, ठीक है। सो व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। जब एक बॉडी पर हम फोर्स लगाएंगे तो उसमें वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी, मतलब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ेगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और अगर वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी तो इसका मतलब उसमें क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन। सो इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स। जिस साइड पर हम फोर्स अप्लाई करेंगे उसी साइड पर उसकी एक्सेलरेशन की भी डायरेक्शन होगी, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन, अब वो जो बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है अब उसकी बात कर रहा है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम पीछे भी पढ़ा किसके साथ था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास। तो इस स्टेटमेंट से हमें क्या पता चला कि अगर हमारे पास कोई बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल ये रेस्ट पे थी, तो हमने इस पर फोर्स अप्लाई की, ठीक है, फोर्स अप्लाई की तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। जब वो एक इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाएगी तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। यहाँ तक फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया हमारा कि जब हमने किसी बॉडी पर फोर्स लगाई तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया। अब उस एक्सेलरेशन की बात करें कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। अब ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है बॉडी में दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। अगर फोर्स ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन भी ज़्यादा होगा, फोर्स कम होगी तो एक्सेलरेशन भी कम होगा, ठीक है। सो इसे हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। और जो सेकंड बात हमें पता चली अपने पीछे के स्लाइड से वो ये थी कि एक्सेलरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। सो इन्वर्सली लिखने के लिए हमने इसे 1/, कर दिया और इसे हमने नेम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। एंड आई होप कि आपको अब इस चीज़ का पता चल गया होगा कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मैंने कैसे डिराइव किया है। सो ये मैंने आपको लास्ट स्लाइड में काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड ए इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, ठीक है। सो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई एक्सेलरेशन के रिलेशनशिप में। सो अब हमने क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है। तो हमें पता है कि एक्सेलरेशन और इसमें इक्वेशन में भी है, इसमें भी है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे। सो जब हमने दोनों इक्वेशंस को कंबाइन किया तो हमारे पास क्या आ गया, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F/m, ठीक है। सो हमने यहाँ पर क्या किया, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को हमने कंबाइन कर लिया। सो जब हमने इक्वेशन 1 और 2 को कंबाइन किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम। सो अगर हमने इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को खत्म करना है तो हमें यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। इक्वल टू लगाएंगे तो हमें इसके साथ क्या लगाना पड़ेगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। सो यहाँ पर मैं आपको साइन रिमूव करके दिखा देती हूँ प्रोपोर्शनैलिटी। सो दिस इज ए इज इक्वल्स टू KF/m। अब यहाँ पर ये जो K है दैट इज कॉल्ड प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, दिस इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, और यहाँ पर K की क्या वैल्यू है, 1। सो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर K की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो नेक्स्ट वैल्यूज रिप्लेस कर देते हैं। तो ये था हमारे पास A इज इक्वल्स टू KF/m। तो हमें यहाँ से पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की क्या वैल्यू है, दैट इज इक्वल्स टू 1। सो जब मैंने यहाँ पे 1 पुट किया तो A इज इक्वल्स टू F/m। सो हमने जो है यहाँ से नेट फोर्स निकालनी है। तो फोर्स निकालने के लिए यहाँ पर जो डिवाइडेड बाय मास है इसे दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। तो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो MA इज इक्वल्स टू F। और अगर हम इसकी रिपोजिशन कर लें तो F इज इक्वल्स टू MA। तो ये आ गया जी हमारा एक मेन रिलेशन जो कि न्यूटन्स का सेकेंड लॉ है। F इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन। तो ये आ गया हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स का फॉर्मूला। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि F इज इक्वल्स टू MA। सो अब हम नेक्स्ट चलते हैं और इसी रिजल्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं। सो अब हमें पता है कि पीछे हमने फोर्स डिराइव किया। सो इसका मतलब हमें इसका यूनिट निकालना पड़ेगा। तो फोर्स का यूनिट जो होता है दैट इज न्यूटन। फोर्स का जो यूनिट होता है दैट इज न्यूटन। न्यूटन कैसे निकला है इसे भी हम देख लेते हैं। सो F इज इक्वल्स टू MA। सो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम
और ए का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्योंकि हमें तो पता है कि फोर्स का क्या यूनिट आ गया है, न्यूटन। सो हम देख रहे हैं कि न्यूटन अब बेसिकली किसके इक्वल है, ठीक है। सो न्यूटन इज इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो यहाँ से हमारे पास जो है वो न्यूटन की भी वैल्यू आ गई, न्यूटन इज इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ से हमारे पास न्यूटन की डेफिनेशन आती है। न्यूटन की क्या डेफिनेशन है, 1 न्यूटन फोर्स इज द फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम। 1 न्यूटन वो फोर्स है जो 1 किलोग्राम ऑफ मास, कोई बॉडी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है वो 1 किलोग्राम है, ठीक है। 1 किलोग्राम की कोई मास की बॉडी है, उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगी, एक्सेलरेशन उसमें प्रोड्यूस करेगी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। सो दैट फोर्स इज बेसिकली कॉल्ड न्यूटन। सो न्यूटन इज अ फोर्स दैट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन अ बॉडी ऑफ मास ऑफ 1 किलोग्राम। और आपको इस चीज़ का अच्छे से अंदाज़ा इस जगह से हो रहा होगा कि न्यूटन इज इक्वल्स टू किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, और आई होप कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी, क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल्ड एक्सप्लेन किया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। हमारी आज की क्लास का वक्त ख़त्म हो रहा है। सो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।